थोड़ा बताइए हुआ पति को मार दिया। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक। इतने सारे टूरिस्ट, वहाँ पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए। आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। बंद करो, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी। आज सबसे पहले आपको बीती शाम का एक वाकया बताता हूं। 24 अप्रैल 2025 पहलगाम के आतंकी हमले के 2 दिन बाद हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी राजनीतिक मीटिंग चल रही थी। इसमें देश की संसद में मौजूद सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। सामने थी केंद्र सरकार इस सर्वदलीय बैठक में इस बात की सूचना दे रही थी कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ कैसे। कुछ सवाल और कुछ जवाब, और फिर आई एक स्वीकारोक्ति कि हाँ, चूक हुई है। मीटिंग खत्म हुई तो तमाम प्रतिनिधियों ने कहा वो इस पूरी कार्रवाई में सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार की स्वीकारोक्ति ने नए सवालों का रास्ता खोल दिया। सवाल जिनकी शिनाख्त जरूरी है ताकि हम इस अध्याय के आगे बढ़ें और पूरी दुनिया के सामने न्याय की नज़ीर पेश कर सकें। आज के लल्लन टॉप शो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, साथ ही रुक करेंगे ग्राउंड पर हो रही गतिविधियों का, जानेंगे कि इस कायराना हमले में शामिल आतंकियों के साथ क्या सुलूक किया गया, क्या नई कार्रवाई हुई, कैसे कश्मीर संभाग के बांदीपोरा में लश्कर के कमांडर को मार गिराया हमारे सुरक्षा बलों ने, और सुरक्षा स्थितियों का जायजा लेने के बाद देश की और राजनीतिक सुर्खियों पर भी बात करेंगे ग्राउंड पर पहुंचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तमाम एजेंसियों से हुई बातचीत के बारे में, रणनीतियों के बारे में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। बात शुरू करते हैं सर्वदलीय बैठक से। 24 अप्रैल को हुई इस बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने नेताओं को ब्रीफ किया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे सरकार के साथ हैं, साथ ही सुरक्षा चूक को लेकर सवाल उठाए गए, जिसके बाद सरकार ने जवाब दिया। और केंद्र के जवाब का सारांश पेश करें तो सरकार ने कहा कि पहलगाम के बैसारन मिडोज को बिना पुलिस को सूचना दिए खोल दिया गया था। वहां से 6 किलोमीटर दूर मौजूद सीआरपीएफ कंटिंजेंट को स्पॉट तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट का समय लगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं के लिए कोई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मौजूद नहीं था। इंटेलिजेंस एजेंसी से कहीं ना कहीं चूक हुई और उसका पता लगाना जरूरी है, और आतंकियों ने किसी भी किस्म के कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से उनका पता नहीं लगाया जा सका। ये 4 बिंदु आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी हैं, और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। संक्षेप में कहें तो एक विशाल फोरम पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ये कह रही थी कि हाँ, कहीं गड़बड़ हुई है, लेकिन जब ये स्वीकारोक्तियां सामने आई तो आरोपों की एक और नई फेहरिस्त सामने रखी गई। ये आरोप केंद्र की सफाई पर फिर से सवाल खड़े कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले का। कल हुई मीटिंग में जब गृह मंत्री ने बैसारन घाटी को बिना सूचना खोले जाने की बात रखी तो सुप्रिया ने सवाल किया, महाराष्ट्र में मौजूद पुणे के टूर ऑपरेटर्स को पता था कि बैसारन खुला है, अगर मिडोज को बिना अनुमति के खोला गया तो केंद्र सरकार और स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई? ये केंद्र के पहले दावे पर उठा सवाल था। फिर बात आई सुरक्षा बलों की मौजूदगी पर। लोगों को ध्यान आया इस हमले में जान गंवाने वाले शैलेश कलाथिया की पत्नी शीतल का बयान, जब उन्होंने चीख कर कहा, हमारी मदद के लिए कोई नहीं था। વાંધો આપણી સરકારની સિક્યોરિટીમાં છે। આટલા ટુરિઝમ ત્યાં હતા ઉપર, એક મિલિટરી મેન નહીં, કોઈ પોલીસ મેન નહીં, કોઈ ફેસિલિટી નહીં, કાંઈ જ નહીં, કોઈ મેડિકલ કેમ્પ નહીં, રસ્તાની સુવિધા નહીં। તમારા પાછળ કેટલા વીઆઈપી હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ નથી। એ લોકોને હેલિકોપ્ટરની સેવા મળે છે, ટેક્સ ભરે છે, ટેક્સ ભરીને સેલરી મળે છે, તોય કાંઈ સુવિધા નહીં।
इधर केंद्र सरकार ने कहा कि कोई एसओपी ही मौजूद नहीं थी। जाहिर सी बात है कि पहलगाम टाउन से मिडोज की दूरी 6 किलोमीटर दूर है, रास्ता दुर्गम है, पहुंचने में वक्त लगता है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कारण था? हम रुक करते हैं अखबार द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट का, लिखा है विजेता सिंह और दिनाकर पैरी ने। इस रिपोर्ट में दावा है कि अखबार ने सीआरपीएफ अधिकारियों से कुछ सवालात किए और जवाब क्या मिले। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर किसी भी तरह का एसओपी न होने की बात स्वीकारी। गोया अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को लेकर कोई प्लान ही नहीं था, ऐसे दावे सामने आ रहे हैं। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि सीआरपीएफ की तैनाती जम्मू कश्मीर पुलिस की जरूरत के मुताबिक होती है। पुलिस कहती है तो सीआरपीएफ की टीम का डिप्लॉयमेंट तैनाती होती है, वरना नहीं। लेकिन सीआरपीएफ के अधिकारी एक और मानीखेज दावा करते हैं। वो कहते हैं कि 22 अप्रैल को जब आतंकी हमला हुआ तो उसकी जानकारी पुलिस से नहीं बल्कि टट्टू चलाने वालों से मिली। इसके अलावा एशियन एज में 23 अप्रैल के दिन छपी राकेश सिंह और अमरीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट बताती है कि बैसारन में कुछ समय पहले सीआरपीएफ को तैनात किया गया था, हालांकि बाद में ये तैनाती हटा दी गई। ऐसा क्यों? कोई कारण साफ नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की कोऑर्डिनेशन में कहां कमी आई। सुनिए पत्रकारों को जो और जानकारी साझा कर रहे हैं। एक सवाल ये किया गया था कि वहां पे सीआरपीएफ का कोई प्रेजेंस नहीं था। उस पर सीआरपीएफ अधिकारी ने ये कहा कि ये जो एरिया है ये अमरनाथ रूट में आता है, जो यहाँ पे परमानेंट डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ का कभी रहता ही नहीं है। और जब अमरनाथ यात्रा है वो जुलाई 3 से शुरू हो रही है, तो जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो सीआरपीएफ जो है वो अपर रीचेस में पूरा कवर कर लेती है, सो दैट वो सिक्योरिटी दे सके। पर अभी चूंकि अभी बहुत दिन बाकी हैं, अभी देयर वाज नो मतलब कोई परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं था। और जो उन्होंने ये भी बताया कि जो आर्मी का जो परमानेंट कैंप है वहां पे, वो कम से कम 20 किलोमीटर दूर है वहां से, जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। इंटेलिजेंस इनपुट सरकार की चूक की जो स्वीकारोक्ति थी, उस पर भी खबर नवीसों ने जानकारियां शेयर की। द हिंदू की रिपोर्ट में रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया गया कि एजेंसियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि टूरिस्ट स्पॉट्स को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ही एक नीति बनाई थी कि पर्यटक स्थलों के बिल्कुल आसपास सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती न की जाए। इसके अलावा इंडिया टुडे में छपी कमलजीत संधू की रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो 22 अप्रैल को हुए हमले के बाबत भी चेतावनी आई थी। खबर के मुताबिक 4 अप्रैल 2025 को जारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि लश्कर ए तैयबा ने अपने स्थानीय सहयोगियों को पहलगाम के होटलों की रेकी करने को कहा। अगर इस खबर को सही माने तो क्या जानकारी मिलने के बाद भी इस इनपुट पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया? सवाल कम्युनिकेशन को ट्रेस न कर पाने को लेकर भी उठ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सिक्योरिटी एजेंसीज हमले के 5 दिन पहले बैसारन के 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की कम्युनिकेशन सिग्नल का पता नहीं लगा सकी, क्योंकि आतंकवादियों ने किसी भी तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज नहीं किया। हालांकि इंडिया टुडे के पत्रकार मंजीत नेगी और मुनीश पांडे बताते हैं कि कम्युनिकेशन डिवाइस यूज हुए थे और उनके सिग्नल्स पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद और कराची शहर तक ट्रेस हुए। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ हमला एक लार्ज स्केल का सिक्योरिटी फेल्योर भी है? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि साल 2019 में धारा 370 के निष्प्रभावी होने के बाद से लेकर अब तक आतंक की रीढ़ टूटने जैसे दावे बार बार सुनाई देते रहे हैं। ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 पॉइंट से लगभग 247 किलोमीटर दूर पहलगाम में आतंकी सफल कैसे हो गए? उन्होंने चेक पॉइंट्स और सर्विलांस के तमाम चैनल्स को फांदकर यहाँ तक का सफर तय किया। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये भी हमने पूछा एक्सपर्ट से। ये कितनी शर्मनाक बात है कि बिना किसी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के अगर किसी टूर ऑपरेटर ने वहां पर खुद ही एक मेडो चालू कर दिया और पूरे सिक्योरिटी ग्रिड को, ये एक पुलिस या सीआरपीएफ या बीएसएफ या आर्मी या आईबी की बात नहीं है, ये पूरे सिक्योरिटी यूनिफाइड कमांड की बात है कि उसमें एक आदमी, एक इंडिविजुअल ऐसा नहीं था कि जिसका ध्यान इस तरफ गया कि साहब बैसारन खुल गया और हमें पता नहीं है। भेलपुरी वालों को पता चल गया, मैगी के स्टॉल वालों को पता चल गया, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज को पता नहीं चला। तो ये तो कितनी हास्यास्पद बात है। अगर एक ऐसा मेडो है जिसमें 2000 लोग 3000 लोग घूम रहे हैं और वहां पर कोई भी पुलिस प्रेजेंस नहीं है। अब आप किसी भी पर्यटक स्थल पर, नॉर्मल पर्यटक स्थल पर जाएं जहां पर सिक्योरिटी का नॉर्मली कोई कंसर्न नहीं रहता, चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो उत्तराखंड हो, कोई ऐसी जगह आपने देखी है जहां कोई पुलिस प्रेजेंस ना हो, कोई बीट कांस्टेबल ना हो वहां पर, कोई पुलिस पिकेट ना हो वहां पर, कोई चौकी ना हो वहां पर छोटी मोटी? ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जगह होती है, कोई ना कोई पुलिस प्रेजेंस होती है। लेकिन कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में, जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और फॉरेन टेररिस्ट की प्रेजेंस आपको मालूम है वहां पर है, आप वहां पर 2000-3000 सैनिकों को एक ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं वो जो जगह मोटरेबल भी नहीं है,
जहां पर आने में आपको 40-45 मिनट लग गए, 1 घंटा लग गया, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है और उसके लिए जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी। अगर इस तरह का परसेप्शन है वहां सुरक्षा एजेंसियों को कि यहाँ पुलिस की जरूरत ही नहीं, एक ऐसी बोल में जो चारों तरफ से सेंसिटिव एरिया से घिरा हुआ है, ये साउथ कश्मीर है, ये बुरहान वानी का इलाका है, यहाँ पर इतने आए दिन एनकाउंटर होते रहते हैं। पुलवामा जहां पर ये इतना रेडिकलाइजेशन हुआ और इतनी बड़ी वारदात हो गई, उसके रास्ते में पड़ता है, तो आपको इतना भी महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई किसी तरह की सुरक्षा दी जाए? ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है और जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं। आजकल जो आप न्यू फेनोमेना देख रहे हैं घाटी में भी और जम्मू रीजन में भी, ये वो टेररिस्ट हैं जो जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएसजी कमांडोज हैं पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के, इसमें एक्स फौजी हैं और इनको इतनी प्रशिक्षण दिया हुआ है माउंटेन वारफेयर में, जंगल वारफेयर में, कि आपको जहाँ कोई आपको खाना जहाँ से लेना है तो उससे 5 किलोमीटर कम से कम आपने वहां से हट जाना है, किसी जगह इकट्ठा नहीं रहना है, किसी जगह पर कुछ ज्यादा देर नहीं रुकना है। कम्युनिकेशन, जिस गांव में ये जाते हैं सारे मोबाइल अपने पास रख लेते हैं ताकि वहां से कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो। जिसके साथ ताल्लुक रखना है उसको इमीडिएटली उससे काम पूरा होते ही कांटेक्ट खत्म कर देना है। और कम्युनिकेशन, ये जो हम इसको इंटरसेप्ट करते थे इनकी कम्युनिकेशन, वो आज मुमकिन नहीं हो पा रही क्योंकि दे आर यूजिंग सम चाइनीज ऐप और जो इंटरनेट बेस्ड है उसमें साइफर है, यू आर नॉट एबल टू गेट दैट बिकॉज दे आर कम्युनिकेट करते हैं कंट्रोल से पीओके में या पार की तरफ, और वो आगे मैसेज देता है कांटेक्ट को, तो आपको पास पॉसिबिलिटी नहीं रहती है ये किस से बात कर रहा है यहाँ, तो आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। इन सवालों के जवाब जरूरी हैं ताकि हम एक और रोबस्ट और मजबूत सिस्टम तैयार कर सकें, पर यह होगा कैसे? इसका जवाब मिलता है इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख से, जिसे लिखा है इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने। अता हसनैन श्रीनगर में मौजूद भारतीय सेना की 15वीं कोर के, जिसे चिनार कोर भी कहते हैं, कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने बात की क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने वाली गश्त की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग। एक साधारण सी सैन्य रणनीति है, पर उनका कहना है कि वी नीड टू गो बैक टू बेसिक्स, यानी बुनियादी चीज़ों पर काम करना है, क्योंकि ये बहुत कारगर साबित होती है। उन्होंने एक उदाहरण देके बताया 1999 का, जब वो अपने एक वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे थे, पेट्रोलिंग के ब्यौरे दे रहे थे। ऐसे में उन सीनियर अधिकारी ने अपने लेजर टॉर्च से एक जगह पॉइंट किया और पूछा, यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग क्यों नहीं है? वो त्राल का इलाका था, आपने पहलगाम हमले के बाद बार बार सुना होगा। तो इन्होंने कहा कि साहब ये वो इलाका है जहां पर कोई भी पिछले 1 साल में टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं दिखी। तब वरिष्ठ अधिकारी का जवाब था कि और भी ज़्यादा वजह इसीलिए है कि तुम्हें वहां पर भी लगातार एडीपी यानी एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग करनी चाहिए। आतंकवादियों को कभी भी इस तरह का भ्रम ना हो कि अमुक इलाके में तो सेना या सुरक्षा बल नज़र ही नहीं आते हैं। आपकी लगातार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, स्थानीय सूत्रों के साथ आपका संपर्क मजबूत होगा, और कोई भी आपको अनयूजुअल एक्टिविटी नज़र आती है, कोई बाहरी व्यक्ति नज़र आता है, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। ये बोरियत की हद तक रिपीट करने वाला काम है, लेकिन यही एक काम है जिसके ज़रिए आप ये स्थापित कर सकते हैं कि पहलगाम जैसी कोई भी घटना दोबारा ना हो और सुरक्षा बलों की मौजूदगी दिखे और आतंकवादी उसके खौफ में रहें। इसके अलावा और क्या है? सेना और पुलिस के कुछ अधिकारियों ने बताया कि सूबे में जल्द से जल्द ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करना भी ज़रूरी है। इस ह्यूमन इंट की मदद से ही हमें साल 1999 में कारगिल के पहाड़ों में पाकिस्तानी घुसपैठियों की और सैनिकों की मौजूदगी का पता चला था और हम उन्हें खदेड़ने में सफल रहे थे। अधिकारी कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस से सतत सूचनाएं आती हैं और जल्द शिनाख्त और इंटरसेप्शन में मदद भी मिलती है। आपने कई व्याख्याएं सुनी, उम्मीद है कि अब हम हल निकालेंगे ताकि न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ सकें और अपने दुश्मनों को, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकें, और जम्मू कश्मीर में जो नॉर्मलसी लौटी है उसे और नई हाइट्स पर ले जा सकें। इन सवालों और जवाबों के बाद अब रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का। जम्मू कश्मीर में एक जिला है बांदीपोरा। यहाँ 25 अप्रैल को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकवादी अल्ताफ लल्ली ठोकर मार गिराया गया।
इस दौरान 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए। दरअसल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की घेरेबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और कुछ घंटों के बाद ही सुरक्षा बलों ने कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया, एनकाउंटर शुरू हो गया और इसके बाद अल्ताफ लल्ली को ढेर करने की सूचना आई। इससे पहले 24 अप्रैल को उधमपुर के डूडू बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पैरा स्पेशल फोर्स के हवलदार जे अली शेख शहीद हुए थे। इसके अलावा एक और एक्शन पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकियों के घर पर देखने को मिला। आपको ध्यान है, इस हमले में शामिल 2 आतंकवादी कश्मीर के स्थानीय हैं। एक आतंकी का नाम आदिल हुसैन, वो अनंतनाग के बिजबेहाड़ा इलाके का रहने वाला, और दूसरा आसिफ शेख पुलवामा के त्राल का रहने वाला। 25 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने आदिल के घर को बारूद से उड़ा दिया, जबकि आसिफ के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। इल्जाम इन दोनों ने पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने और अंजाम देने में पाकिस्तान से आए आतंकियों की मदद की। इस बीच खबर लाइन ऑफ कंट्रोल से भी आई। पाकिस्तानी चौकियों से 24 अप्रैल की रात से ही पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी सामने आई और भारतीय सेना ने भी इसका जवाबी अपना कदम उठाया और इधर से फायर झोंके गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में ऐसी घटना नहीं देखी गई थी, यानी कि ये असामान्य है। इस मामले पर और जानकारी दे रहे हैं पत्रकार। पाकिस्तान को अब ये डर सता रहा है कि शायद किसी भी समय भारतीय सेना की तरफ से कोई भी बड़ी कार्रवाई जो है पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है। उसी बीच बीती रात यानी कल पूरी रात जो है अलग अलग भारतीय सेना के चौकियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने छोटे हथियारों से गोलीबारी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने बहुत जबरदस्त गोलीबारी पाकिस्तान की उन चौकियों पर की है। तनाव बना हुआ है और अब जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कुपवारा सेक्टर हो, बारामूला सेक्टर हो, नवगाम सेक्टर हो या फिर पुंछ राजौरी का सेक्टर, वहां पर पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। इन गतिविधियों के बीच भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी आज श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने बांदीपोरा में चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली, साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर के बादामी बाग कैंट में मौजूद आर्मी अस्पताल में पहलगाम हमले के घायलों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से मिले। फिर उन्होंने कहा कि वे सरकार की तरफ से की जाने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. श्रीनगर से लौटे राहुल गांधी दिल्ली में शाम को एक कैंडल मार्च में भी शामिल हुए। उधर लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान आया। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेलियर है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। अब बात करते हैं एक आंकड़े की, जम्मू कश्मीर के पर्यटन की। आप जानते हैं कि ये यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कमेंटेटर्स ने कहा कि मिलिटेंसी के दौर में, आतंकवाद के दौर में कभी भारतीय सेना से मिली मदद, कभी पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल से मिली मदद राज्य की इकॉनमी में एक बड़ा फैक्टर निभाते थे। लेकिन जब ये सब खत्म हो गया, टेररिज्म अपने ढलान पर आ गया, तब यहाँ के नागरिक अपने दम पर अपनी जीविका कमा रहे हैं। राज्य की जीडीपी में पर्यटन का लगभग 7.4% योगदान है। रुपयों में बात करें तो करीब 21,000 करोड़। इससे करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें होटल कर्मचारी, टूर ऑपरेटर, टैक्सी ड्राइवर आदि शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कश्मीर में रिकॉर्ड 2,36,00,000 पर्यटक आए। इसमें 65,452 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग ऑनलाइन होटल बुकिंग और वेबसाइट पर करीब 5500 छोटे बड़े होटल रजिस्टर हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद ट्रेंड पलटता नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर बुकिंग्स और फ्लाइट कैंसिल की जा रही हैं। 90% टूरिस्ट ने अपनी ट्रैवल बुकिंग कैंसिल कर दी है। हमले के बाद पहलगाम में 24 घंटे के भीतर ही लगभग 20,000 होटल रूम में से 90% से ज़्यादा खाली हो गए। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद साथी अभिनव।
22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पहलगाम की जो सन्नाटा है, जो तस्वीर है, वो सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है। मैं इस इलाके की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं वो जगह दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर पहाड़ की चोटियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई 7 चोटियाँ हैं और ये घने जंगल हैं। इन्हीं जंगलों के बीच में एक तलहटी सा है, जो कैमरे में नहीं कि शायद उतना अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन एक तलहटी है जो बाइसर जो घाटी है, जहाँ पे वो घास के मैदान मिडोज़ हैं, वहीं पे आतंकी हमला हुआ था। और ऊपर जाने का रास्ता एक पतला सा रास्ता है, जो गाड़ियाँ थोड़ी ऊपर तक जाती हैं, उसके बाद पैदल ट्रैक करके या फिर पोनी घोड़े के सहारे जाया जाता है। अभी पूरे इलाके में आर्मी ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है, ऊपर जाने से रोक लगा दी है और लगातार इन जंगलों में जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, सिर्फ पेड़ ही नहीं है, कोई ऐसी चोटी नहीं है जहां फौज की गश्त नहीं चल रही है। हर जगह फौज के जवान हैं और उन आतंकियों की तलाश चल रही है। थोड़ी थोड़ी देर पे हमें हेलीकॉप्टर उड़ते नज़र आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे गश्ती हर चोटी पे लगभग हेलीकॉप्टर घूमता है और तमाम इक्विपमेंट के ज़रिए ये देखने की कोशिश होती है कि कहीं कोई मूवमेंट नज़र तो नहीं आती, कहीं कोई ऐसी हलचल नज़र आए जिससे पता चले कि कोई वो जो टेररिस्ट हैं वो किधर गए हैं, किस तरफ गए हैं। अब अगर मैं आपको इस मार्केट की तस्वीर दिखाऊं तो ये पहलगाम की मार्केट है। मेन पहलगाम जो चौक है वो है, ये एकदम से सन्नाटा है। पिछले साल जब मैं यहाँ आया था एज अ टूरिस्ट, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी। रात के 12-1 बजे तक यहाँ चहल पहल रहती थी, पूरा एकदम रौनक भरा रहता था। आपको हमेशा जो है टूरिस्ट से खचाखच भरा रहता था, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, ये मार्केट है। पीछे बाइसरन वैली है, मेरे सामने ठीक जो है वो आरू वैली है, टूरिस्टों के लिए बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करती थी। वो आरू वैली इधर है। बेताब वैली, जहाँ कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई, वो सामने आगे जा कर के इसी रास्ते से बेताब वैली का रास्ता जाता है। चंदनवाड़ी का रास्ता इसी रास्ते से जाता है और वही आगे शेषनाग और अमरनाथ की तरफ यात्रा के लिए जाता है। तो ये एक बड़ी वैसी लोकेशन है जो सेंटर पॉइंट पड़ता है। आतंकियों ने उस जगह को इसलिए चुना क्योंकि उस वक्त वहाँ पे फौज या सिक्योरिटी अमला नहीं था। आमतौर पे जो पहले चेक पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे था। ये एक तरीके से कल्पना के परे हुआ हमला था। सिक्योरिटी लैप्स है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, कहाँ चूक हुई है, इसकी समीक्षा सरकार कर रही है और सवाल हम कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दिन बीतते बीतते कुछ और जानकारियां भी आई। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान से जुड़े सारे वीज़ा कैंसिल करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात में कहा कि वे पाकिस्तानी नागरिकों की सूची केंद्र सरकार को भेजें ताकि उनके वीज़ा रद्द किए जा सके और उन्हें भारत से बाहर भेजा जा सके। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया। सिंधु जल समझौते पर भी गृह मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के सहयोगी थे और उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। अब 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को फटकार लगाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा, स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान गैर जिम्मेदाराना थे और अगर वो इसी तरह के बयान देते हैं तो अदालत स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में जनसभा में कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के सहयोगी थे। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा, क्या राहुल गांधी को पता है महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों के लिए आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या उन्हें पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी सावरकर की तारीफ की थी? हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें राहत भी दी। उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रहे इस मुकदमे में कार्रवाई पर रोक लगा दी। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट से जुड़ी है। इन छात्रों की एसोसिएशन ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। संगठन का कहना है उनके पास छात्रों की कॉल आ रही है, वे डर में जी रहे हैं। इस बीच देहरादून से एक वीडियो आया जिसमें हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन के लोग कश्मीरी छात्रों को देहरादून से जाने के लिए कह रहे हैं। संगठन के मुताबिक छात्रों का कहना है कि स्थानीय लोग और कुछ दूसरे छात्र धारदार हथियारों के साथ उनके हॉस्टल में घुस रहे हैं। कश्मीरी छात्रों ने अपने साथ मारपीट की भी शिकायत की है। नोएडा के एमटी यूनिवर्सिटी में भी एक कश्मीरी छात्र ने अपने साथ मारपीट की ऐसी ही शिकायत की। हिमाचल प्रदेश की आर्नी यूनिवर्सिटी से भी इस तरह की शिकायतें आई हैं। यूपी के प्रयागराज में भी मकान मालिक कश्मीरी छात्रों से मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं। कई छात्र वापस कश्मीर भी लौटे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इन घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने अलग अलग मुख्यमंत्रियों से कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित रखने की अपील की है। इस बीच कई इलाकों से ऐसी भी खबरें हैं जहां स्थानीय लोग कश्मीरी छात्रों की मदद कर रहे हैं और उन्हें सहारा दे रहे हैं। एक बच्ची, मेरी बहन जो यहाँ पर पढ़ रही है और जो भारत का हिस्सा है, उसका क्या कसूर है? जिनका कसूर था उनको आप गोलियों से छल्ली करो और भून दो। जिनका कसूर है वो आतंकवादी का कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। अगर किसी ने भी मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा तो साहब वो ये समझ लेना कि ईश्वर की सगी बहन को छेड़ रहा है या तंग कर रहा है।
और वो सीधा मेरे से निपटेगा, क्योंकि इसका बेचारी का कोई कसूर नहीं है। ये डरी हुई है और ये रो रही है। अगली सुर्खी दिल्ली से। दिल्ली में बीजेपी के राजा इकबाल सिंह नए मेयर चुने गए। उन्हें 133 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनदीप को सिर्फ 8 वोट। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के नए मेयर ये बोले, 2.5 साल में निगम में और पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, तो कोशिश करेंगे 3 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली को साफ किया जाए। जो निगम के प्रोजेक्ट रुके हुए थे उसको गति मिलेगी। जल्दी हम स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म करेंगे और जितना दिल्ली में जो काम हो सके निगम को हम करप्शन फ्री करने की पूरी ताकत लगाएंगे। जो इन्होंने इंस्पेक्टर राज यहाँ पर कायम कर रखा है, इंस्पेक्टर राज को खत्म करेंगे। राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई की। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री ली। पहले कनाडा में काम करते थे, फिर दिल्ली लौटे, अकाली दल और बाद में बीजेपी में शामिल हुए। पत्नी टीचर हैं, ससुराल अकाली दल से जुड़ा हुआ है। सिंह ने साल 2017 में जीटीबी नगर से अपना पहला एमसीडी चुनाव लड़ा। बाद में सिविल लाइंस जोन के डिप्टी चेयरपर्सन बने, फिर चेयरपर्सन। 2020 में अकाली दल जब एनडीए से अलग हुआ तो उनसे इस्तीफा मांगा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और फिर बीजेपी ने उन्हें नॉर्थ दिल्ली का मेयर बनाया। मेयर बनने के बाद उन्होंने जहांगीरपुरी में विवादित तोड़फोड़ अभियान भी चलाया, जहां 2020 में हनुमान जयंती के दौरान दंगे हुए थे। बीजेपी ने अवैध निर्माण हटाने की मांग की थी, जिसके बाद सिंह के आदेश के बाद नॉर्थ एमसीडी ने कई ढांचे तोड़े। कहा था सारे ढांचे अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। बाद में इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था। अगली सुर्खी में बात समाजसेवी मेधा पाटकर की। दिल्ली की एक अदालत ने 25 अप्रैल को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की रिहाई का आदेश दिया। इस आदेश के कुछ ही घंटों पहले पाटकर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिस मामले में पाटकर को गिरफ्तार किया गया वो 25 साल पुराना है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में पाटकर ने वीके सक्सेना को कायर कहा था और पैसों की हेराफेरी के आरोप लगाए थे। वीके सक्सेना अभी दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। उस समय एक एनजीओ चलाते थे। सक्सेना ने पाटकर खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। पिछले साल 24 मई के दिन पाटकर इस मामले में दोषी पाई गई थी। 1 जुलाई को उन्हें 5 महीने की सजा सुनाई गई। हालांकि 29 जुलाई को उनकी सजा सस्पेंड कर दी गई और जमानत भी दे दी गई थी। जमानत की शर्तों के तहत पाटकर को 25,000 रुपए का बॉन्ड और 1 लाख रुपए का मुआवजा जमा करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद 23 अप्रैल के दिन दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। कहा है कि ये देश के लिए बड़ी क्षति है। विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। के कस्तूरी रंगन 9 साल तक उन्होंने इसरो की टीम को लीड करा। तमाम PSLV, GSLV प्रोजेक्ट्स को उन्होंने सक्सेसफुली इन प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया। तमाम अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की टीम में जो सफल प्रोजेक्ट्स रहे उनकी टीम में वो शामिल भी रहे। पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी रहे। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने भारत के लिए बड़ा योगदान दिया। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शनिवार की सुबह नेता नगरी देखना ना भूलिए, जिसमें रिटायर्ड आर्मी जनरल, जिसमें डिप्लोमेट्स, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP यानी पुलिस, सेना और फॉरेन सर्विस के लोग आए, पत्रकार आए और हमने उनसे पहलगाम के आतंकी हमले और इसके बाद की जो आफ्टर मैथ है उस पर विस्तार से बात की। प्रणाम, शुभ रात्रि।